आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्लोबल स्टोरेज क्लास क्या होती है और एक्सटर्न मॉडिफायर या एक्सटर्न कीवर्ड क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। एक्सटर्न से रिलेटेड ना बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एक्सटर्न और ग्लोबल दोनों अलग अलग कुछ चीजें होती हैं, तो हम इन सभी चीजों को क्या करेंगे, इन सभी कंफ्यूजन्स को आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब देखो, ऑटो, लोकल, स्टैटिक, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से कवर कर ली थी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल क्या होता है। ठीक है, देखो अगर हमने क्या किया है, यहां पर एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। देखो ग्लोबल का मतलब क्या होता है, ग्लोबली अवेलेबल, मतलब किसी प्रोग्राम में अगर हमने एक वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर किया है, वो कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। ग्लोबली अगर हमने डिक्लेयर किया है तो उसको उस प्रोग्राम के सारे मॉड्यूल्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपली हम पूरा एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आपको पूरा जो कंसेप्ट जो भी मैंने बोला है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंट ए लिखा है। क्या हमने उसको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर बंद कर रखा है? नहीं बंद कर रखा है, मतलब वो बाहर है, खुला है, मतलब वो इजीली अवेलेबल है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसको हमने क्योंकि किसी ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा है। अब यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पे आप करो प्रिंट एफ और यहाँ पे सीधे लिख दो %d और a, इसको आप प्रिंट करवा दो। देखो इसी चीज से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सपोज हमारा एक और फंक्शन है जो कि क्या है, f1 सपोज नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले a को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट एफ और हम उस a को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस F1 को डिक्लेयर भी, इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन सपोज यहाँ पे कर देते हैं, void F1, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इस F1 को हमें ऑब्वियसली कॉल करेंगे तभी तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे क्योंकि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, तो हम मेन फंक्शन पर आए हैं और ए को प्रिंट किया है। ओके, तो अब ये जो ए है, देखो अगर हमने इसी ए को किया होता लोकली डिक्लेयर, सपोज ये ए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और इसको हमने लोकली डिक्लेयर किया होता, तो उस केस में इसको मेमोरी कहाँ पे मिलती, स्टैक में अलोकेट होती। कहाँ पे अलोकेट होती, स्टैक में अलोकेट होती। और जैसे ही चलो स्टैक में अलोकेट हुई, ओके, और दूसरी चीज जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि अब ये ए क्या है, लोकल है, अगर ये ए लोकल है तो इसको कोई भी, ये किससे इनिशियलाइज होगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, ए को प्रिंट करना, कोई भी गार्बेज वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये ए खत्म, देखो इसको मैंने कमेंट किया, मतलब आप मान लो कि ये इस ए का अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जैसे ही ये मेन फंक्शन, अब फिर हम क्या कर रहे हैं, F1 को कॉल कर रहे हैं। तो F1 को हम कॉल कर रहे हैं और फिर हम ए को इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी कि ए नॉट डिफाइंड है, ए नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। क्यों, क्योंकि देखो मेन का जो स्कोप था, मेन का जो स्पेस था वो अलग था। ये मेन के इस पोर्शन में ये ए को हमने क्या किया था, डिक्लेयर किया था, प्रिंट किया था। अब जब हम F1 को कॉल कर रहे हैं तो F1 के लिए अलग से क्या होगा, स्पेस अलोकेट होगा। ओके, उसके अंदर उसके सारे लोकल वेरिएबल्स आएंगे। तो ये अभी जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ वो किसका है, स्कोप की बात है, लाइफ टाइम की बात नहीं है, स्कोप की बात कर रही हूँ मैं। किसकी बात कर रही हूँ, स्कोप की बात कर रही हूँ कि इस ए का जो स्कोप है सिर्फ इस मेन तक ही है, कोई बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। देखो लाइफ टाइम अभी भी वो जिंदा है, मतलब अभी उसको जो मेमोरी मिली थी वो डीअलोकेट नहीं हुई है। लाइफ टाइम और स्कोप में डिफरेंस भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो ए यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कोई एक्स करके डिक्लेयर किया है और अब मैं कोशिश करूँ एक्स को यहाँ प्रिंट करने की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। उसके दो रीजन है, पहली चीज तो क्या है कि एक्स का जो एग्जिस्टेंस है सिर्फ स्कोप है, सिर्फ इस F1 तक ही है। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ही ये फंक्शन खत्म वैसे ही इस एक्स को, मतलब इसके जो लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी अलोकेट हुई थी वो भी क्या हो जाएगी, डीअलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ जो मैंने बात की है वो किसकी है, लाइफ टाइम की, मतलब एक्स का अब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये जो मैंने बात की किसकी की है, लाइफ टाइम की बात की है। तो ये तो सिंपल सी चीजें थी कि अगर हम कोई लोकल वेरिएबल लेते हैं तो उस केस में किस तरह से एरर्स आती हैं। अब ये हमारा ए क्या है, ग्लोबल है। क्या है, ग्लोबल है। ग्लोबल है इसका मतलब इसको कोई भी फंक्शन इसके अंदर एक्सेस कर सकता है, इस प्रोग्राम के अंदर। आउटसाइड द प्रोग्राम भी कैसे एक्सेस कर सकेंगे वो भी हम देखेंगे, उसी के लिए एक्सटर्न का यूज करेंगे हम। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ए लिखा हमने, इसको हटा दो कमेंट को।
अब हम कहाँ पे आए, मेन पे आए, और हमने ए को प्रिंट किया, तो क्या कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ए क्या है, ग्लोबल है, अनइनिशियलाइज्ड है, तो इसको सबसे पहली बात तो मेमोरी कहाँ पे मिलेगी, अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में मिलेगी, किसी फंक्शन के अंदर नहीं मिल रही है उसको मेमोरी, किसी स्टैक के अंदर नहीं मिल रही है, अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट के अंदर उसको क्या होगी, मेमोरी एलोकेट होगी। इस सेगमेंट को प्रोग्राम का कोई भी मॉड्यूल फंक्शन क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ए को यहाँ मेमोरी मिली और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा, तो ये 0 से इनिशियलाइज हो गया। अब आपका ये प्रिंटफ स्टेटमेंट इस ए को प्रिंट कर रहा है, तो आउटपुट में डेफिनेटली क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर हमने F1 को कॉल किया और ए को इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इस ए का स्कोप में बार बार बता चुकी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम होगा। तो अब जब हम ए को इंक्रीमेंट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ए की वैल्यू 1 हुई और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद जब हम यहाँ से बाहर जाके यहाँ जाएंगे, फिर से आप ए को प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो, ए को प्रिंट करो। तो ए की जो अपडेटेड वैल्यू है, जो कि इस F1 ने अपडेट की थी, वो क्या होगी, प्रिंट होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए शेयर हो रहा है, जो भी चेंजेस कोई एक फंक्शन करेगा वो दूसरे में भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये क्या हुआ, डिफरेंस हमारा लोकल और ग्लोबल के बीच में हुआ। अगर आपने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया होता तो भी कोई बात नहीं, सपोज आपने इसको 10 दे दिया होता तो यहाँ पे 10 प्रिंट होता। इसके बाद में क्या होता, हम यहाँ पे आते, ए की वैल्यू 11 हो जाती, फिर 11 प्रिंट होती, फिर हम वापस यहाँ पे जाते तो ए की अपडेटेड वैल्यू क्या होती, प्रिंट होती। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस है हमारा लोकल, स्टैटिक और ग्लोबल के बीच में। स्टैटिक भी मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया था, ओके, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अब बात आती है एक्सटर्न कीवर्ड क्या करता है। तो देखो, एक्सटर्न कीवर्ड का जो काम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सटर्न से हम कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ अलग होता है ग्लोबल से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, अगर किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को हमने अगर एक्सटर्न डिक्लेयर किया है, मतलब उसके आगे अगर हमने एक्सटर्न कीवर्ड लगा दिया है, तो एक्सटर्न कीवर्ड ये बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है कहीं ना कहीं पे डिफाइंड है, कहीं ना कहीं पे आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो, सपोज हमने ये ए या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, भूल जाओ इसको। ठीक है, यहाँ पर आप कोशिश करो कि यहाँ पे आप लिख दो x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, कुछ भी आप यहाँ पे लिख दो। तो क्या उस केस में यहाँ पर एरर आएगी या नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। कौन सा x, कौन से x की आप बात कर रहे हो? ऑब्वियसली एरर आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो x तो डिफाइंड ही नहीं है। ओके, लेकिन अगर हमने हमारे प्रोग्राम में कहीं पे कुछ ऐसा लिख दिया है, एक्सटर्न इंट x, यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक्सटर्न इंट x, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि ये x नाम का जो वेरिएबल है, मतलब आपको प्रोग्राम में कहीं ना कहीं x नाम का इंटीजर मिल जाएगा, इसीलिए शांति रखो। ठीक है ना, एरर देने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं पे आपको प्रोग्राम में इस x का जो है डेफिनेशन मिल जाएगी, इस x की जो है डेफिनेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने फंक्शंस तो पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं। क्यों डिक्लेयर करते हैं? कि कहीं अगर उसमें प्रोग्राम में इस F1 को कॉल करने की कोशिश की जाए तो एरर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि F1 जो है प्रोग्राम में कहीं ना कहीं F1 नाम का फंक्शन डिक्लेयर्ड है, जो कि कोई भी वैल्यूज नहीं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि x नाम का कहीं ना कहीं आपको इंटीजर मिलेगा। अब देखो, जैसे हम ये फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते तो क्या उसको कोई मेमोरी एलोकेट होती है? नहीं होती है। मेमोरी कब मिलती है? जब वो फंक्शन को कॉल करते हैं और वो लोड होता है, उस टाइम पे उसको मेमोरी मिलती है। ठीक है ना, जब उसकी डेफिनेशन एक्सपांड होती है तब उसको मेमोरी एलोकेट होती है। ओके, तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं तो उस केस में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि x कहीं ना कहीं पे डिफाइंड है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम x को डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि x कहीं ना कहीं पे प्रोग्राम में क्या है, डिफाइंड है, कहीं ना कहीं पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, सिर्फ हम इतना बता रहे हैं। तो इस पॉइंट पर इस x को कहीं भी मेमोरी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहां पर आप ऐसे लिख दो, इंट x इज इक्वल्स टू 5। ओके, इंट x इज इक्वल्स टू 5 आप लिख दो। तो उस केस में अब क्या होने वाला है, अब देखो, इसको ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटर्न इंट x। ठीक है,
ताकि हम इसको बाद में यूज करें तो कोई एरर नहीं आए। तो बाद में उसकी डेफिनेशन को, जैसे हम फंक्शन कॉल भी करते हैं तो उसकी डेफिनेशन को फिर ढूंढा जाता है कहां पर है, ठीक है। तो यहां पर भी ढूंढा जाएगा कि भाई x कहां पर है, तो x कहां पर मिल गया है, यहां पे मिल गया है। तो अब x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू x प्लस 1, दैट इज क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप प्रिंट करके देख सकते हो, ठीक है। यही अगर हमने सिंपली, देखो हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, सपोज हमने सिर्फ ऐसा लिखा है इंट x लिखा है, ओके, इसके बाद में हमने इसको कमेंट कर दिया, तो उस केस में स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आता, इंट x है, x क्या है, ग्लोबल है, अनइनिशियलाइज्ड है, तो x को 0 से इनिशियलाइज किया गया, ठीक है। उसके बाद हम x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। 0 + 1 आप प्रिंट करके देख सकते हो। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बोला है, एक्सटर्न इंट x, इसको आप कमेंट करो और इसको आप रन करके देखो तो आउटपुट डेफिनेटली क्या आएगा, 6 ही आने वाला है। अगर आप यहाँ पर ऐसे ये हटा देते हो, ठीक है, आपने सिंपली क्या लिखा है, इंट x लिखा है, तो आपको लगेगा कि एरर आ जाए, क्योंकि अक्सर क्या कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि यहाँ पे हम x को डिक्लेयर कर रहे हैं, इस x को क्या हो जाएगी, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि x जो है कहीं ना कहीं पे डिक्लेयर्ड या डिफाइंड है, ठीक है ना। ऑफन कंफ्यूजन क्या हो जाती है, भाई डिक्लेरेशन करते से ही तो मेमोरी नॉर्मली एलोकेट हो जाती है, जैसे हमने लिखा इंट x तो उसको मेमोरी तो एलोकेट हो ही जाती है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो फिर इस केस में ऐसा क्यों नहीं होता है, इस केस में भी ऐसा ही है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने एक्सटर्नल लगा दिया अगर किसी के आगे सिर्फ इसीलिए मेमोरी नहीं एलोकेट हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने एक्सटर्नल लगाया है तो हम ये नहीं बोल दें कि इसके लिए मेमोरी एलोकेट करो, हम ये बोल दें कि x कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड है, जैसे कि हम फंक्शन के केस में बोलते हैं कि f1 नाम का फंक्शन कहीं ना कहीं आपको मेमोरी में मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखो यहां पर आप ऐसा करो, ठीक है, एक्सटर्न इंट x मतलब x कहीं ना कहीं पर है, ओके, x कहीं ना कहीं पर है, ओके। ढूंढा जाएगा x कहां पर है, यहां पर है। अब ये जो है क्या है, एक तरह से x क्या है, हमने किसी फंक्शन के अंदर तो नहीं दिया है, ठीक है, तो x क्या है, ग्लोबल है। ग्लोबल है मतलब उसको 0 से इनिशियलाइज किया गया, तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। इस पॉइंट पर आके इसको मेमोरी मिली है, कहां मिली है बार बार मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो x जो है क्या है, 0 है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर आप प्रिंट करके देखो तो क्या प्रिंट होने वाला है, x की वैल्यू 1 प्रिंट होने वाली है। तो अक्सर जो है ना कंफ्यूजन ये भी होता है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो सिर्फ हम बता रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर जब हम ऐसे लिखेंगे इंट x इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू देंगे तभी वो क्या होगी, उसको मेमोरी एलोकेट होगी, ऐसा नहीं है। आप ऐसे भी तो लिख रहे हो तो भी तो उसको मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो बार बार मैं बता रही हूँ, समझने की बात यह है कि जब हम एक्सटर्न कीवर्ड किसी के भी आगे लगा रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको डिफाइंड मिलेगा, ओके। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे बता दिया। अब देखो अगर हम नॉर्मली किसी प्रोग्राम के अंदर लिख दे इंट x, ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब उसी के स्कोप में फिर से हम क्या करें, इंट x डिक्लेयर करने की कोशिश करें तो एरर आ जाती है, ठीक है, मल्टीपल डिक्लेरेशंस नॉट अलाउड, ओके। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिखा है एक्सटर्न इंट x तो हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी यहाँ पे वापस लिख सकते हैं एक्सटर्न इंट x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि ऐसा करने से कोई मेमोरी थोड़ी एलोकेट होती है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे आपको x मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि हम किसी वेरिएबल को आउटसाइड द प्रोग्राम मतलब किसी और फाइल में किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाला प्रोग्राम समझना है, ये वाला जो फाइल है इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंट x इज इक्वल्स टू 10, मतलब ऑब्वियसली हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि देखो हम अगर किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए डिक्लेयर करना पड़ता है एक्सटर्न करके कि हाँ ये कहीं ना कहीं पे डिफाइंड है, ठीक है ना। उसी तरह से हम इस फंक्शन के लिए भी कर दे, लेकिन फंक्शन में ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सटर्न अपने आप आ जाते हैं, मतलब आपको लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी तो देखो f1 नाम का हम फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसा फंक्शन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर तो एक्सटर्न लगाया नहीं है, तो यहाँ पे अपने आप ही मतलब आप फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में एक्सटर्न लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया कि f1 नाम का आपको फंक्शन कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा, ओके। यहां पर हमने क्या लिखा है, मेन फंक्शन लिखा और यहाँ पे f1 को कॉल किया, लेकिन f1 इस पूरे प्रोग्राम में तो कहीं पर है ही नहीं, ठीक है।
तो अब आपको क्या करनी है, एक और फाइल क्रिएट करनी है। क्या करनी है, एक और फाइल क्रिएट करनी है, लेकिन ध्यान देना है कि सपोज आप क्या हो किसी ई ड्राइव के भूमि नाम के फोल्डर के अंदर ये वाली बना रहे हो, तो उसी फोल्डर के अंदर आपको ये वाली फाइल भी बनानी है। सपोज आपने उसका नाम क्या दिया है, fun.c नाम दिया है। क्या नाम दिया है, fun.c नाम दिया है, ठीक है। अभी हम सीधे fun.c पे आते हैं। उसमें हमने कोई मेन फंक्शन नहीं लिया है, हमने उसमें ओनली f1 नाम का फंक्शन लिया है, ओके, f1 को डिफाइन किया है। अब यहाँ पे तो हमने सीधे ही क्या किया है, x को इंक्रीमेंट कर दिया। तो कौन सा x, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सटर्न इंट x। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, जैसे हम फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम बता रहे हैं कि x को अगर कहीं भी कॉल किया जाए, यूज किया जाए, तो हल्ला मत करना, x कहीं ना कहीं पे आपको एक्सटर्नली मिल जाएगा, ढूंढ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, कंपाइल टाइम इसमें कोई एरर नहीं आने वाली है। हो सकता है अगर x उसको नहीं मिलता है तो लिंक करते टाइम एरर आ जाए, लिंकिंग की प्रोसेस में एरर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया x को इंक्रीमेंट। अब ये कैसे वर्क करेगा पूरा हम अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो फंक्शन है ये कब, इसको हमने सिर्फ डिफाइन किया है, एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे। कॉल हम कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम f1 को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो जब भी हम प्रिंट एफ या किसी भी बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में डिफाइन नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल को हमें हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। अब यहाँ पे हमने fun.c नाम की हेडर फाइल तो नहीं बनाई है, हमने एक सिंपल फाइल बनाई है जिसके अंदर हमारा f1 है। इस f1 को हम कॉल कर रहे हैं, तो इस fun.c नाम की फाइल को हमें हमारे प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जहां आप दूसरी हेडर फाइल्स इंक्लूड करोगे वहां पर आपको कुछ इस तरह से लिख लेना #include fun.c। यहाँ पर मैंने डबल कोट्स में ही क्यों लिखा है, उसका रीजन जब हम प्री प्रोसेसर पढ़ेंगे, मैक्रोस पढ़ेंगे, तब हम अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको fun.c को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अब समझ लो कि ये जो है f1 ये भी क्या हो गया, अब हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट हो गया। अब हम सीधे समझते हैं कंपाइल होने के बाद जब लिंकिंग होगी तो अब हमारी जो मेमोरी है उसमें इसके साथ साथ ये भी क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी लोड हो जाएगा। तो यूं समझ लो ये दोनों ही क्या है, हमारी अभी मेन मेमोरी में है। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, f1 को कॉल किया, तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसका हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया है कि कहीं आपको f1 मिल जाएगा, और f1 मिल भी गया, ओके। अब हम f1 पे आए, लेकिन f1 में तो हम क्या कर रहे हैं, x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दिया कि कहीं आपको x मिल जाएगा, मेरे स्कोप से बाहर जाओ ढूंढो, x कहीं ना कहीं पर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि x को ढूंढा गया तो x मिला यहाँ पर, हाँ x है, x इज इक्वल्स टू क्या है, 10 है, ठीक है। तो x की इस वैल्यू को ही इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और वही 11 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 11 प्रिंट हो जाएगा, ओके। इसके बाद में हम फिर यहाँ पे जाएंगे और ये फंक्शन की क्या हो गई एंडिंग। आप चाहो तो इस x को फिर से प्रिंट करवा के देख सकते हो यहाँ पर, तो आपको जो अपडेटेड वैल्यू है 11 वही क्या होने वाली है, प्रिंट होके मिलने वाली है। अब अक्सर क्वेश्चन ये भी आता है कि हमने यहाँ पे इस x को यूज किया, मतलब हमने यहाँ पर तो इस वाली फाइल को इंक्लूड किया नहीं है, तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन जिसमें है, मेन इसमें है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ओनली हमें इसी के अंदर इस फाइल को क्या करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि यहीं पे हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है।